किस प्रकार से विदेशी कंपनियां हमारे वैज्ञानिकों को हायर कर चुकी हैं और हमारे वैज्ञानिक भी अब उनकी भाषा बोलने लगे हैं। इस विषय को बड़ी गहराई से समझना होगा और ये सभी क्षेत्र में ऐसे उगाए हुए लोग होते हैं, इसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं प्लांटेड पर्सनालिटीज। ये कंपनियां खड़ी करती है जिनको समझना बहुत मुश्किल होता है। वे आपके बीच आकर आपकी भाषा में और कंपनियों के तर्क को रखते हैं। तो आज जो विषय जायसवाल जी ने अभी यहां पर रखा, सर्वप्रथम तो मैं उनको बिल्कुल दिल से उनको साधुवाद देता हूं कि सरकारी क्षेत्र में रहते हुए और धारा के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जो अभी ट्रेंड चल रहा है, किसान को क्या चाहिए, उसकी क्या जरूरत है, क्या फैक्ट है, सामान्यतः सरकारी एजेंसियां इस पर काम नहीं करती। आपका जो ये परीक्षा और उसमें जो रिपोर्ट है, इन विषयों पर पिछले 30 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार के वैज्ञानिक के डाटा आपने जो रखे हैं, ये केवल गविष्ठों को नहीं बल्कि संपूर्ण जो जैविक या प्राकृतिक कृषि जगत से जुड़ा हुआ है, सभी के लिए आंख खोलने वाला तथ्य है और बिल्कुल ये सच्चाई है। आज केवल उत्पादन, बढ़ते हुए उत्पादन को दिखा करके किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं बार बार देखो, कई बार पिछले व्याख्यानों में भी मैंने उदाहरण दिया है कि सरकारों को जब देश में पानी बेचना था तो सरकारों को पानी नहीं बेचना है, बेचना कंपनियों को है। लेकिन ये कंपनियां सरकारों को हायर करती है कि पानी का व्यापार खड़ा कीजिए, आपको इससे इतना कर मिल जाएगा। तो सरकारें कहती है कि पानी बेचेंगे बवाल हो जाएगा देश में, क्योंकि यहां तो दूध का मूल्य अगर 1 रुपया बढ़ता है तो चक्का जाम हो जाता है। और यदि पानी बेचने की वस्तु हमने बना दी, क्योंकि भारत में पानी बेचना तो सबसे बड़ा पाप था, पानी की बिक्री नहीं हो सकती। हमारे देश में सदियों से प्याऊ खोलने की परंपरा नहीं, हर मोड़ पर प्याऊ। ग्रीष्म ऋतु में बड़ा से बड़ा व्यापारी अपने व्यापार से थोड़ा समय निकाल करके और पानी पिलाने का पुण्य का काम लेता था। तो जिस देश में पानी पिलाना पुण्य का काम है, उस देश में पानी बेचने की कल्पना 30-35 साल पहले कोई कर नहीं सकता था। लेकिन कंपनियों ने प्रस्ताव लाया कि जी पानी अगर बेचा जाए तो इससे आपको बहुत बड़ा कर मिल सकता है, बहुत बड़ा टैक्स मिल सकता है, क्योंकि पानी हर किसी की जरूरत है। तो पानी बिकेगा कैसे? यहाँ तो हर मोड़ पर पानी मिलता है और प्याऊ है, और भी शुद्ध पानी, मिट्टी के मटके का शीतल पानी। और हमारे देश में कुछ ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं, कुछ ऐसे वर्ग भी हैं जो पानी तो साधारण बात मानते हैं, ग्रीष्म ऋतु में तो वो शरबत पिलाते हैं। हमारे देश का जो सिख समाज है, जहां जहां सिख समाज को देखो आप, गर्मी में चौराहे पर आपको रुकवा करके शरबत पिलाते हैं। तो जिस देश में पानी पिलाना इतना बड़ा पुण्य का विषय हो, उस देश में 30 साल पहले पानी बेचने की कल्पना कोई कर नहीं सकता था। लेकिन आज हुआ, प्याऊ खत्म हो गई। जिन हाथों से निःशुल्क पानी पिलाई जाती थी, उन हाथों में आज पानी बेचने का व्यापार है और उसमें सरकार बराबर की भागीदारी है। ये परिवर्तन कैसे हुआ इस देश में?
ये विचार करो, कैसे हुआ, कैसे हमने स्वीकार कर लिया, क्यों हमने आंदोलन नहीं किया इस विषय को लेकर कि पानी प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त की वस्तु है और एसेंशियल है, इस पर सभी का अधिकार है और बराबर का अधिकार है। गरीब को भी पानी मिलना चाहिए, अमीर को भी पानी मिलना चाहिए, पशु पक्षियों को भी पानी मिलना चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए। नदियों के पानी पर सबका अधिकार है। कभी हमने आंदोलन नहीं किया, कभी हमने चक्का जाम नहीं किया, कभी सरकार की ईंट से ईंट नहीं बजाई। क्यों? आज सरकार अगर डेयरी के दूध का दाम 1 रुपया बढ़ा देती है, आपके इस रांची में चक्का जाम हो जाएगा। पानी प्रकृति कोई मूल्य भी है। आप देखो पानी का भाव दूध से महंगा बिक रहा है इस देश में पानी। आप जाओ एयरपोर्ट पे 100 रुपए लीटर है, 150 रुपए लीटर है, और गंगा के पानी के नाम पर पता नहीं कितनी कीमतें। कैसे हुआ यह परिवर्तन इस देश में? हम भारत के लोगों ने इसको कैसे मान लिया कि पानी मुफ्त का नहीं, पानी बेचने की चीज है, कैसे मान लिया? इस विषय पर गंभीरता से हमें सोचने की जरूरत है। और मैंने कई बार अपने व्याख्यानों में भी कहा है, चिंतन करो। तो जब पानी बेचना था इस देश में, पानी को व्यापार की वस्तु बनाना था, उससे पहले तैयारी हुई कि यदि पानी बेचना है इस देश में तो भारत के जनमानस की चेतना को मारना पड़ेगा। बिना भारत के जनमानस की चेतना को मारे बगैर आप पानी बेचोगे, विद्रोह हो जाएगा इस देश में। तो चेतना को कैसे मारी जाए? तो चेतना के मारने का फार्मूला दिया कंपनियों ने सरकार को कि आप अनाजों का हाइब्रिडिंग करो, भारत के लोगों को नपुंसक अनाज खिलाओ, ब्रह्म ऊर्जा रहित अनाज खिलाओ, चेतना विहीन अनाज खिलाओ। चेतना विहीन अनाज जब 10-15 साल भारत के लोग खाएंगे तब इनकी चेतना मरेगी और भारत के लोग विरोध नहीं करेंगे इसका। और यही प्रयोग भारत में किया गया। जो वस्तुएं प्रकृति के द्वारा निःशुल्क प्रदत्त है, पानी, हवा, ऐसे एसेंशियल चीज जब बाजार में लाना था तो सब उससे 15 साल 20 साल पहले से ये प्लानिंग हुआ कि चेतना मारिए, चेतना मारने की चीज खिलाइए। चेतना मारने की वस्तु है हाइब्रिड अनाज। तो पहले हाइब्रिड अनाज को लाया गया, इसको बांटा गया, जबरदस्ती बांटा गया। हमारे देश के बहुत सारे नेताओं ने इसका विरोध किया गया, उनके विरोध को दरकिनार किया गया। कंपनियों ने हमारे एमएलए, एमपी सबको खरीद लिया। और किनको खरीदा इस परिषद में मैं बोल नहीं सकता। और लाख विरोध के बावजूद हाइब्रिड अनाज से पाट दिया गया इस देश को। और 10 से 15 साल जब हम लोगों ने हाइब्रिड अनाज खाई, अपनी चेतना को मार दिया गया, तब पानी बाजार की वस्तु हो गई और अब वायु भी बाजार की वस्तु होने जा रही है। जैसे पानी बिक रहा है वैसे अब वायु भी बिक रहा है, ऑक्सीजन भी बिक रहा है। कोरोना में आपने देखा प्रकृति का दिया हुआ मुफ्त का ऑक्सीजन कितने ऊंचे दाम में बिका है। और हमने विरोध नहीं किया, बल्कि लाइन लगा करके सिलेंडर खरीदा, ब्लैक में सिलेंडर खरीदा। विद्रोह करना तो दूर की बात है। हमारी चेतना समझ इतनी गिर गई कि हमें समझ में नहीं आया कि ऑक्सीजन खरीदने की जरूरत कहां है। 3-3 हजार रुपए के सिलेंडर 30-30 हजार रुपए में ब्लैक हुए। कभी कोई आंदोलन हुआ? आंदोलन हुआ, विरोध हुआ केवल इस बात का कि सरकार पर्याप्त मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध नहीं करवा रही है। उल्टा जो सरकारें चाहती थी, जो एजेंसियां चाहती थी, उसी काम को हमने कर दिया। ये चेतना के मरने का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसीलिए प्रातःकालीन सत्र में हमने कहा कि एक संकल्प करो, भूखा रह जाना ठीक है, लेकिन ये हाइब्रिड अनाज मत खाओ। कम से कम आने वाली पीढ़ियों की चेतना को बचा करके रखो ताकि वह अन्याय के साथ
लड़ सके। ये चेतना मरी, एक उदाहरण, बड़ा ही गंदा उदाहरण, ताकि आपकी समझ जल्दी खुल जाए। इसलिए मैं एक गंदा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि यदि हमारे देश में कोई मूर्खानंदों की सरकार बन गई और उन मूर्खानंदों ने एक नियम ला दिया कि जूता और चप्पल पांव में पहनने की चीज नहीं, गले में टांगने की चीज है, तो इस कानून को कौन मानेगा? वही जिसकी चेतना मर गई है। और जिसकी चेतना नहीं मरी है, जो जीवित है, वो कभी भी इस कानून को नहीं मानेगा, बल्कि इस कानून के खिलाफ पर सड़क पर उतर जाएगा। सरकारें नहीं चाहती कि भारत की जनता सड़क पर उतरे, आंदोलन करे, और इसलिए हमारी सरकारें उन एजेंसियों के हाथ से बिक जाती हैं और ऐसे नपुंसक बीजों को प्रमोट करती हैं। नपुंसक बीजों के प्रमोट का एक बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं रखूंगा। हमारे यहां, पता नहीं आपके यहां क्या हुआ, हमारे यहां तमिलनाडु में 1950 में एक व्यक्ति हुए नंबलवार, 80 वर्ष में उनकी हत्या हो गई। कंपनियों ने उन्हें विष दे दिया। 1950 में जब वो 12-13 साल के थे, तब उन्होंने यूरिया डीएपी का विरोध किया था। जब पहली बार बात हुई थी, केवल बात हुई थी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जो बचा हुआ केमिकल्स है, रसायन है, उसका एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन किया जा सकता है, तब वह बालक विरोध में खड़ा हुआ था। उन्होंने एक मिसाल खड़ी की थी देश में कि हम अपने भारत देश में केमिकल्स नहीं आने देंगे, रसायन नहीं आने देंगे, कम से कम कृषि जगत में इसका प्रवेश बिल्कुल नहीं करेंगे। और उनके आंदोलन के कारण ही आज सबसे ज्यादा संख्या में प्राकृतिक कृषि, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। उनका पूरा जीवन उसमें उन्होंने लगा दिया। उन्होंने बाद में फिर हाइब्रिड के खिलाफ भी बहुत काम किया। बंजर जमीनों को उपजाऊ बना करके सरकार को दिखाया। तमिलनाडु में बहुत बंजर जमीन है जहां घास नहीं उगती। 50 साल से जहां घास नहीं उगता था, वहां धान की खेती करके दिखा दिया। ये जैविक प्राकृतिक पद्धति से, पारंपरिक बीजों से, ये सारा कुछ करने के बाद भी सरकारें बिकती गई। तो क्या सरकार के आंखों पर कोई काली पट्टी है? कोई काली पट्टी नहीं है, बल्कि ये सब बिकाऊ है। और दुनिया में बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं जो इनको खरीदने के लिए तैयार बैठी है। तो एक जो गंदा उदाहरण आपको दिया कि सरकारें कल होकर के यदि ऐसा कानून बनाती है, तो सरकारें चाहती है कि हम कोई भी कानून बना दें, उसका विरोध नहीं होना चाहिए। तो विरोध कौन नहीं करेगा? वही विरोध नहीं करेगा जिसकी चेतना मर गई है। इसलिए सरकारें प्रमोट करती है। यह उनकी मजबूरी हो सकती है, हमारी क्या मजबूरी है कि हम अपने बच्चों को नपुंसक और चेतना विहीन अनाज खिलाएं? हमारी कोई मजबूरी नहीं हो सकती है। इसलिए कम से कम आज की सभा में जितने भी गवर्नर हैं बैठे हुए, आप सभी से मैं कहूंगा कि जायसवाल जी ने जो चीजें रखी यहां पर आपके सामने, बिल्कुल वैज्ञानिक आधार, बिल्कुल वैज्ञानिक परीक्षण, आप इसको मान लो और मानकर कम से कम, मैं तो कहता हूं कम से कम अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए इसका इंप्लीमेंटेशन करो। कम से कम एक वर्ग तो इस देश में बचे जिनके बच्चे चेतना विहीन न हो, जो कल संघर्ष के लिए खड़े हो सके। देश बेचने के ऐसे कानून जब बने तो उसका विरोध करने वाला एक वर्ग तो कम से कम बचा है। आज पूरा भारत देखो पट गया है, ऐसे नपुंसक अनाज से पूरा भारत पट गया है।
और सब्जी के बारे में तो कल्पना ही नहीं कर सकते। लगभग 100% अगर मैं कहूं तो गलत नहीं करूंगा, 100% बाजार में बिकने वाली सब्जियां ये सब चेतना विहीन है, सब नपुंसक है। और एक बड़ा कारण यह भी है, नपुंसक बीजी है, कि हमारे बीच में फर्टिलिटी की समस्या बढ़ती जा रही है। आज भारत सरकार के ही आंकड़े जो है वो बता रहे हैं कि 30% से ज्यादा महिला और पुरुष मां बाप बनने की स्थिति में है। सही बात है, तो उनका शरीर अनफर्टाइल हो गया है, उनके शरीर में शुक्र की संख्या नहीं है। हमारे देश की बेटियों के जो है घर में डिंबाणु नहीं है, खत्म हो गया है। ये कहां से आया इतना सारा कुछ? सरकारें रिपोर्ट में बता तो देती है ये स्थिति है, लेकिन सरकारें बताती नहीं कि इतनी खराब स्थिति जो दुनिया का नंबर 1 का फर्टाइल देश है, फर्टिलिटी में 1 नंबर पर है, आज पूरा देश नपुंसकता की ओर तेजी के साथ बढ़ रहा है। लगभग आधी जनसंख्या नपुंसक हो गई है। कारण क्या है? सरकारें नहीं बता। आप हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाओ तो समस्याएं तो है, लेकिन ना तो उसका समाधान है और न ही उसका कारण है। तो ये सारी जो स्थितियां बिगड़ी है, इसके मूल में ये नपुंसक बीज है। और नपुंसक बीज को समझने के लिए आपके पास जो विज्ञान जो हमने दिया है, बताया है, ये इस विज्ञान से आप बिल्कुल तौल करके देख लो। आज दोनों चीजें कमी है हर मनुष्य के, हर भारतीय के शरीर में, और जिन जिन देशों में ऐसी चीजें हैं, इस सभी देशों में हमारी चेतना खत्म हुई है और हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता खत्म हुई है। प्रतिरोधक क्षमता खत्म हुई है शिव ऊर्जा की कमी के कारण, चेतना खत्म हुई है ब्रह्म ऊर्जा की कमी के कारण। केवल बच गया विष्णु ऊर्जा, यानी केवल शरीर बचा हुआ है। तो क्या हमें केवल शरीर बचा है? हमें चेतना की कोई जरूरत नहीं, हमें प्रतिरोधक क्षमता की कोई जरूरत नहीं। कोरोना जैसे जब वायरस आएंगे तो हमारे शरीर में कौन लड़ेगा? हमारे शरीर में कौन बैठा है जो ऐसे वायरसों से लड़ेगा, परजीवियों से लड़ेगा? इसलिए मैं सभी लोगों से, सभी भारतवासियों से और विशेषकर गवेषकों से कहूंगा कि आप इस ऊर्जा के विज्ञान को इतनी गहराई से जानते हो तो कम से कम अपने परिवार के लिए, स्वयं के लिए जो है, आप ये प्राकृतिक कृषि की ओर जाइए, बढ़िए। और इसमें एक बात और, जयसवाल जी, आपका जो यह रिसर्च रिपोर्ट है, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हमारे पंचगव्य विज्ञान में एक छोटा सा शोध, देखो हमारे पास बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म, मशीन, लेबोरेटरीज तो नहीं है। हम सरकार के ही कुछ ऐसे लेबोरेटरी में जाकर के कुछ छोटे मोटे प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा है कि ये जो अमृत पानी आपका है, इसमें यदि छाछ मिला दिया जाए तो सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या 30 गुना बढ़ जाती है। तो आपसे मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप जब भी इस पर अगला प्रयोग करें तो आप जो फार्मूला बताए उस फार्मूला पर करें और उसमें छाछ का एप्लीकेशन करके आप करें, तो आप देखेंगे कि सूक्ष्म जीवाणु, जो माइक्रो बैक्टीरिया है, जो चाहिए मिट्टी के लिए, जो आपने बताया, उसकी संख्या कम से कम समय में 30 गुना बढ़ जाती है। तो छाछ का बहुत बड़ा रोल है। और सुबह के शब्द में भी मैंने वही बात आपसे रखी कि आप जितना प्रोसेस करते चले जाओगे, किसी भी गप्पे का कितना भी प्रोसेस करते चले जाओ, वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि वो कभी भी प्रोसेस लॉस की थ्योरी से ऊपर है। तो दूध का आपने कितना प्रोसेस किया छाछ बनाने में? दूध को दही बनाया, दही में मंथन की क्रिया की, उसमें से मक्खन निकाला, छाछ बनाया, और छाछ को भी प्रतिदिन आप एक नया प्रोसेस कर सकते हो। आज का जो छाछ है उसमें आप सब मात्रा में, आधे मात्रा में पानी मिला दो। ये पानी मिला देना भी एक प्रोसेस है। और जैसे जैसे आप छाछ को पुराना करते जाएंगे, उसमें एक तो सेल बैक्टीरिया भी बढ़ेगा, और यदि वो किसी बैक्टीरिया के समूह में जाता है तो जो पहले से जो बैक्टीरिया का समूह है, इसमें बहुत तेजी के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करता है।
से होगा ये कि आप इसको करें। और छाछ का कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो सकता है, बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो सकता है। तो ये सारी चीजें करें, ये मुझे कहना था कि अपने बच्चों को, मूल बात तो यही है कि आप अपने बच्चों को चेतना विहीन मत करो। तो इस विषय को यही मैं छोड़ता हूं और आज किस विषय पर बात करें? कोरोना के बाद किनका प्रश्न है? राजेश। हाँ नहीं ठीक है, बैठ जाइए, बस नाम पूछा था। कोरोना वैक्सीन जितने लोगों को लगा है, इसमें जो मेरी जानकारी या मुझ तक जो जानकारी पहुंची है, उसमें मात्र हार्ट के नहीं बल्कि हमारे जो 12 ऑर्गन्स जो हैं, इनमें से कई ऑर्गन्स के फेल होने के केसेस भारत में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जहां जहां वैक्सीनेशंस लगे हैं वहां वहां आ रहा है। हार्ट को, लंग्स को और बहुत जगह तो किडनी को, गुर्दे को भी, ये बहुत, गुर्दे के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हुआ है। तो सबसे जो पहली बात तो ये है कि हम बचे इससे। यदि लगा लिया है तो क्या करें? अभी सबसे बड़ा जो प्रश्न गवेषकों का आ रहा है वो ये आ रहा है कि मरीज हमारे पास आ रहे हैं कि हमने चीज लगवा ली है, अब क्या करें? तो जहां तक मेरी समझ बनी है कि लग गई है तो अब 100% उसको निकाल तो नहीं सकते, लेकिन उसका जहां जहां पर जिस जिस अंगों पर दुष्परिणाम आ रहा है, जो फेल होने के समाचार जो छप रहे हैं, इसमें कुछ सुधार की संभावना है। और इसी सुधार की संभावना के लिए एक औषधि आयुर्वेद में बनी है जिसका नाम है वनस्पति अमृतम 2। इसका जो फॉर्मुलेशंस है सूर्योगी उमा शंकर जी के साधना का परिणाम है कि हम गविशुद्ध लोग जिन 12 ऑर्गन्स थ्योरी पर काम करते हैं, इन 12 ऑर्गन्स में कैसे प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाई जाए। तो उन्होंने ऐसे 12 हर्ब्स को चुना और चुन करके उसका प्रोसेस करके इसको तैयार किया है। तो मैं कहूंगा कि आप अपने मरीजों के लिए जो इस विषय को लेकर के आते हैं, जो डर के आते हैं कि हमने जी लगवा लिया है और डर लग रहा है कि कल कुछ हो ना जाए, तो इससे हमें बचाइए, तो उसका एक सरल तरीका है कि गौमूत्र अर्घ चंद्रमा, घनवटी त्रिफला और उसके साथ वनस्पति अमृतम 2 का प्रयोग करें। अभी तक हमने जितने मरीजों पर इसका प्रयोग किया है, और मुझे लगता है पिछले 1 साल से मैं प्रयोग कर रहा हूं, उपयोग में ला रहा हूं वनस्पति अमृतम 2 को, ये बहुत ही अद्भुत परिणाम दिया है। और जितने मरीजों ने टीका लिया है और उनको जो डर है, डर भी उनका निकला है और उनके साथ ऐसी कोई समस्या अभी तक नहीं आई है। तो आप चाहें तो इसका उपयोग आप कर लें। इसको प्राप्त करने के लिए जो है आप मदन जी से भी संपर्क कर सकते हैं या हमारे चिकित्सालय में भी आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपको ये चीजें मिल जाएगी। लेकिन आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपको ये कितनी चाहिए, तो प्रिपरेशन करके, ये हमारे केरल के एक वैद्य हैं, उनके निरीक्षण में ये क्लिनिकल ट्रायल के रूप में इसको जो है सरकार ने परमिशन दिया है आयुष फार्मूला के अंदर। तो ये समाधान तो है उसका, आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं। दूसरा एक समाधान है, यदि वनस्पति अमृतम 2 नहीं है आपके पास, तो आप ऐसे मरीजों को कैसे आश्वस्त कर सकते हैं कि जी आपको इस कारण से हार्ट अटैक नहीं होगा, या आपका लिवर फेल नहीं होगा, या आपके गुर्दे नहीं जाएंगे। तो उसमें जो बड़ी भूमिका है वो है सम मात्रा में पंचगव्य का उपयोग। सम मात्रा वाला जो पंचगव्य आपको पढ़ाया है, ये सारे गव्यों को
सम मात्रा में आप मिला लें, मंथन की क्रिया करें, सूर्य के प्रकाश में तपा लें और प्रातःकालीन जो है वो खाली पेट उसका सेवन आप मरीजों को कराएं। और ये कम से कम 120 दिन कराने की जरूरत है, तब कहीं जाकर के जो हमारे 12 अंगों पर इसका जो दुष्परिणाम है वो कटेगा। तो ये एक दूसरा उपाय है। तो ये दो चीजें हैं, इससे आप उनको बचा सकते हैं, आश्वस्त कर सकते हैं। इस वैक्सीनेशन के बाद एक चीज और जो मैंने, ये मेरे आंकड़े नहीं है, लेकिन जो समाचार पत्रों में मैं जो पढ़ रहा हूं और भारत के बाहर के समाचार पत्रों में जो मैंने पढ़ा है, ये पैरालिसिस का केस भी बढ़ा है। इसके बाद पक्षाघात जो है इसका केस बढ़ा है, लेकिन ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये कुछ विदेशी समाचार पत्रों के आंकड़े हैं। तो पक्षाघात के लिए जो सबसे सटीक इलाज है, आपको पता है, पुराना घृत। पुराना घृत का एप्लीकेशन यदि हम 15 दिन के अंदर ऐसे मरीजों पर शुरू करते हैं तो 100% पक्षाघात से व्यक्ति बाहर निकल जाता है। और पक्षाघात के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यक वस्तु है वो है पुराना घृत। तो अब पुराना घृत तो चाट करके भी 5 दिन में नहीं बन सकता, उसको पुराना करने के लिए उतना साल रखना ही पड़ेगा। तो मैं तो देखो शुरू से ही कहते आ रहा हूं आप लोगों को कि घी पुराना करो। प्रति वर्ष आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से 5 लीटर, 10 लीटर, 25 लीटर, 50 लीटर, जितना आपका सामर्थ्य है उतना घी आप पुराना कीजिए। पुराना घी करने की तकनीक भी आपको बताई है कि कैसे घी को पुराना किया जाता है, इस औरत को। और ये भी देखो, ये भी 5 साल पहले से मैं चेताते आ रहा हूं कि आने वाले दिनों में पक्षाघात की बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ने वाली है, और वो बढ़ी है उसका दर। ये किस कारण से बढ़ी है ये मेरे आंकड़े नहीं है, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जो समाचार पत्र में चीजें आ रही है उसके हिसाब से इसके बाद जो है, कोविड के बाद जो है पक्षाघात की बीमारी भी बढ़ी है। और पक्षाघात की बीमारी का सटीक सही 100% इलाज मात्र पुराने घृत से ही संभव है, और ये हमने करके देखा है। आप यदि आप में से कई भाई जो पूरी सम्मेलन में आए होंगे, तो वहां पर जो एक मरीज को मैं स्टेज पर बुलाया था जिनको पक्षाघात हुआ था और पूरी तरह से वो ठीक हो गए थे 100% मात्र पुराने घृत के एप्लीकेशन से। ये आपको मैंने दिखाया भी है, डेमोन्स्ट्रेशन भी किया है, और चीजें पिछले कई सालों से मैं कहते भी आया हूँ। तो कम से कम अभी भी समय है कि आप प्रतिवर्ष से घी को पुराना करने के लिए रिजर्व रखते जाओ। ये आने वाले दिनों में इतना ध्यान देगा जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आदमी को पक्षाघात हो जाता है ना, तो जिंदगी की सारी कमाई भी देने के लिए तैयार होता है कि कैसे भी मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं इस संकट से बाहर निकल जाऊं, चाहे जो भी कीमत लगे। तो अब लोग लुटेरे तो नहीं है कि किसी को लूट लेंगे, उसकी जिंदगी की पूरी कमाई ले लेंगे, लेकिन ये जो है आपके चिकित्सा को बहुत तेजी से आगे बढ़ा देगा। 1-2 पक्षाघात के मरीजों को यदि आपने ठीक कर लिया तो आपके यहाँ लाइन लग जाएगी, बहुत संख्या में ऐसे मरीज आ रहे हैं। तो एक पहली बात है कि घी को पुराना करने का काम शुरू कीजिए। 20 साल पहले जो मैं घी रखा था, इस साल उसको बाहर निकाला। 20 साल पहले, 20 साल पहले इसकी कल्पना थी हमें कि ये चीजें होने वाली है तो रखना शुरू करो। तो इस साल मैंने खोला है पूरा, जो रिजर्व रखा था वो इस साल से। तो अब हमारे पास पैरालिसिस के लिए पर्याप्त मात्रा में पुराना घी है। तो और आप लोगों को भी बोलते आया हूं कि आप ये करो। तो एक पुराना घी, दूसरा नया घी का एप्लीकेशन। आपको बहुत पहले से बताया कि घी, खाने योग्य घी में क्या देखना है। सबसे पहला देखना है कि वो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का है या नहीं, अर्थात वो मंथन की क्रिया से बना हुआ है या नहीं। एक और उसके लिए प्रचार भी हमने खड़ा किया सोशल मीडिया। आप देखो, घी 3000 रुपए लीटर मिलेगा, क्या 10 साल पहले ऐसी सोच सकते थे आप? और आज देखो, बिल्कुल बहुत विरोध हुआ, बहुत लोगों ने कहा
गुरुजी लूट रहे हैं, लुटवा रहे हैं, सुनते रहा। आज स्वाभाविक रूप से लोग 2500-3000 रुपए लीटर घी ले रहे, और फिर भी मैं कह रहा हूं सस्ता है, बहुत सस्ता है। देसी गाय का दूध कहीं भी आप चले जाओ 100 रुपए लीटर से कम में नहीं मिलेगा। जो कमीशन नहीं है, नहीं पढ़ा हुआ है, बिल्कुल ठेठ गांव का किसान है, जिसको इस बात का संज्ञान नहीं है, वह भी अगर देसी गाय है तो 100 रुपए लीटर से कम दूध आपको नहीं देगा। 1 लीटर घी बनाने में कितना दूध लगता है ये आप बताइए। 30 केजी, 30 से 25। बताइए, हम तो जानते ही, 25। आप तो जानते ही, उस विज्ञान को पढ़े नहीं। उन लोगों को बताइए जो कह रहे हैं कि 3000 रुपए लीटर घी आपका महंगा है, उनको बताइए कि 1 लीटर घी बनाने में 30 लीटर दूध लगता है, और 30 लीटर दूध की कीमत 3000 रुपया है। आपको घी 3000 रुपए लीटर मिल रहा है, यानी आपको 3000 रुपए लीटर घी मैं नुकसान में दे रहा हूं। इसमें कहीं कोई झूठ नहीं। 30 लीटर दूध, 1 लीटर घी बनता है, तो दूध से घी बनाने की क्रिया की मजदूरी कहां गई? फिर उसका जलाने, तो मैं तो नहीं बेचता, जलाने का खर्च। मैं तो बिल्कुल 3000 रुपए में बेचने में बिल्कुल राजी नहीं हूं। आप हमारी गौशाला में आप देख लो, हमारे वेबसाइट पर देख लो, हमारे घी का कितना कीमत है। 250 ml का 1200 रुपए, यानी बच्चों को 48, 4800 रुपए प्रति लीटर। उससे कम में नहीं दे सकता, क्योंकि 3000 तक उनमें दूध लगता है, और 1 लीटर बनाने में यदि 1200 रुपए का भी मुनाफा भी 1200 तो नहीं है, क्योंकि सरकार उसमें 12% जीएसटी लेकर के जाती है, तो 4800 में 12% तो सरकार को जीएसटी दे देता हूं, तो हमें क्या बचता है? 500-600 रुपए प्रति लीटर बचता है। तो यदि 1 लीटर घी में 500-600 रुपए का भी मुनाफा नहीं मिलता है, तो फिर ऐसा धंधा करने का मतलब क्या है? और हम लोग तो उन किसानों में से नहीं हैं जो नुकसान सह के बाजार को अपना प्रोडक्शन देंगे। कृषि को यदि हम अपना व्यवसाय मानते हैं, कृषि को आधार मान के यदि हमें अपना गृहस्थी चलाना है, यदि हमें अपने बच्चों का परवरिश करना है, तो निश्चित रूप से दूसरी इंडस्ट्रियां जैसे चलती है वैसे ही हमें कृषि के इंडस्ट्री को भी चलाना पड़ेगा, गाय गौशाला को भी चलाना पड़ेगा। और अभी तो एक बहुत सुंदर जो चीजें, बहुत सुखद चीजें हो गई है कि केवीआईसी जो है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो है, उसके अंतर्गत भारत की सारी पंजीकृत गौशालाओं को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की दर्जा मिलने वाला है। अब ये बहुत दिन से बिल पड़ा हुआ था, पिछले हफ्ते इस पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया कि भारत में जितनी भी गौशालाएं हैं जो पंजीकृत हैं, इन सभी को स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में ले आओ। तो अब बहुत जल्दी भारत की सारी गौशालाएं, भले ही आपके पास 5 गाय की गौशाला है या 10 गाय की गौशाला है, ये सारी गौशालाएं अब इंडस्ट्री के कैटेगरी में आ रही है। इससे जो सबसे बड़ा फायदा हमें होने वाला है कि जो सुविधाएं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को मिल रही थी अभी तक, ये सारी सुविधाएं अब स्वतः गौशालाओं को मिलने लगी। और इसमें एक जो सबसे बड़ी बात निकल करके आएगी, शायद सरकार को भी इसका भान नहीं है, सरकार को भी शायद इसकी समझ नहीं है। आज से 10 साल पहले जो है मैंने एक बात उठाई थी कि जिस प्रकार से इंडस्ट्रियों को कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, वैसे ही गाय को भी कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। तो जब हमारी गौशालाएं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर आ जाएगी, तो जिस प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को कार्बन क्रेडिट मिल रहा है, अभी हम गौशाला के सभी लोग भी कार्बन क्रेडिट के हकदार स्वतः हो जाएंगे। शायद सरकार को इसका भान नहीं है, वरना इस बिल को और लंबा खींचा जाता, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा धन जो है वो कार्बन क्रेडिट के माध्यम से गौशालाओं को मिल सकता है। तो थोड़ा अभी इस पर चुप्पी साथ, थोड़ा एक बार ये इंप्लीमेंट होने दो, और इसके बाद फिर इस पर हम काम करेंगे कि जिस तरह से आप जो है कार्बन क्रेडिट जितनी कंपनियों को आप दिलवा रहे हो,
उसकी हकदार है, क्योंकि गाय से उत्पादित वस्तुओं में कहीं भी कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। हम तो उल्टा ऑक्सीजन उत्सर्जन करने वाले हैं, तो हमें तो डबल कार्बन क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में या तो समझ के माध्यम से या बेसमझ के माध्यम से गाय और गाय से जुड़ा हुआ जितना भी वर्ग है, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी गौशालाएं हैं, जितने भी लोग हैं, इनका सुखद दिन आने वाला है। थोड़ा और सब्र कीजिए, थोड़ा और हमें धीरज धरना पड़ेगा और ग्राउंड बिल्कुल धरती पर आंदोलन चलाना पड़ेगा। एक ऐसा आंदोलन जो दिखेगा नहीं। पंचगव्य चिकित्सा विज्ञान का जो 20 साल पहले शुरू हुआ क्रम, हमने कभी भी सड़क पर उतरकर आंदोलन नहीं किया है? कभी हम सड़क पर उतरे? कभी हमने इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया है? लेकिन आज कहां पहुंचे? सरकार के कान खड़े हो गए। 5 साल पहले आयुष ने इसको सब्जेक्ट के रूप में ले लिया। क्या हमें आंदोलन करने की जरूरत पड़ी? विज्ञान को व्यक्ति तक पहुंचाना भी एक आंदोलन है। और जब व्यक्ति तक पहुंचाने का आंदोलन हम करते हैं, तब हमारे रास्ते में दुश्मन कम होते हैं, क्योंकि दुश्मनों को इसका भान नहीं होता। बहुत पहले मुझे लगता है कुरुक्षेत्र या द्वारका के महासम्मेलन में आपसे प्रातःकालीन सत्र में मैंने एक बात की थी कि दीमक बन जाओ। यदि जीतना है, गाय को इस देश में स्थापित करना है, गाय आधारित कृषि व्यवस्था को स्थापित करना है, तो दीमक बन जाओ। दीमक क्या करता है? मिट्टी के माध्यम से पेड़ में जाता है, पेड़ के जड़ और तने में घुसता है और उस दीमक का पता तभी लगता है जब पेड़ मरना संभव हो जाए, उसके पहले दिखता नहीं। ये जो अंधे और काले कानून जो हैं मेडिकल फील्ड के, इसमें घुस जाओ दीमक की भांति, और हम दिखेंगे तभी जब वो गिरने के कगार पर होगा। आज स्थिति वही पहुंची है। हमने कभी आंदोलन नहीं किया, कभी आपको दिल्ली नहीं बुलाया, कभी जंतर मंतर पर नहीं बुलाया, आओ आंदोलन करेंगे, ये मांग मनवाएंगे, वो मांग मंगवाएंगे, नहीं किया। अपने विज्ञान को लेकर धरातल पर उतर गए, लोगों को जोड़ने का काम शुरू किया। आज हम लोगों का काम सरकारों ने, मेडिकल एजेंसियों ने और सभी लोगों ने कोरोना के समय में देखा। उनकी जुबान नहीं खुली, लेकिन देखा, समझा और अब मान गए कि गाय और गाय का गव्य इस सृष्टि का अद्भुत विज्ञान है, जिससे मात्र मनुष्य की नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत और वनस्पति जगत का कल्याण है इसमें। इसी प्रकार से हमें देखो बिल्कुल धरातल पर आकर के काम करने की जरूरत है। इनकलाब जिंदाबाद की कोई जरूरत नहीं है। आज सरकारों के पास इतना सामर्थ्य है और इतने टेक्निकल पर्सन हैं उनके पास कि किसी भी आंदोलन को कुचल देना बहुत छोटा काम है। इसलिए यह समय ऐसे आंदोलन का नहीं है। विज्ञान और विषय को व्यक्ति तक पहुंचाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा आंदोलन है, जिस आंदोलन में आप सभी गविष्ठ लगे हुए हैं। और आपसे यही आशा है कि आप सीधा वहां तक पहुंचो जहां इसकी जरूरत है। अपेक्षा बिल्कुल न करो।
कि हमें सरकार से ये सुविधाएं मिलेगी, वो सुविधाएं मिलेगी, ग्रांट मिल जाएगा तब काम करेंगे। आज तक आपको क्या ग्रांट मिला? हमें क्या ग्रांट मिला? लेकिन कितना बड़ा काम तैयार हुआ? 8000 गविशिद्धर इस देश में तैयार हुए। 8000 में कम से कम 4000 लोग तो प्रैक्टिकल काम में लगे हुए हैं। 50% लोग आज गाय के गौमूत्र, गोबर और दूध से बनी हुई दवाइयों का कितना बड़ा टर्नओवर है, आप सुनोगे कल्पना नहीं कर सकोगे। इतना बड़ा मार्केट भारत और भारत के बाहर तैयार हुआ है। भारत के बाहर तैयार हुआ है, लेकिन हम अभी एक्सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। अभी हमें अपना जो डोमेस्टिक कंजम्पशन से उसको ही सही करना है। पहले हमें अपने घर को सही करना है, घर में जितनी जरूरत है उसकी सप्लाई करनी है, उसके बाद सोचेंगे एक्सपोर्ट। और इन सारे गव्यों में आपको जो गव्य विज्ञान दिया गया है उन पन्नों को आप पलटो जरा, उसमें गाय के घी का क्या वर्णन है? घृतम प्राश विशुद्धि। गव्यों में यदि अमृत है तो गाय का घृत है। तो घृत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल मार्केट है आज भी। हमें केवल बाजार देना नहीं आता है, हमें केवल इतना सीखना है कि हमें इस घी का कैसे बाजार दिया जाए। तो ये बाजार का ज्ञान जिस दिन हम ले लेंगे उस दिन मैं नहीं समझता कि कोई भी गविशुद्ध दूध बेचने की कल्पना करेगा। यदि आपके छाछ का मार्केट खड़ा हो जाता है तो घी तो आपके लिए बोनस है। और घी का तो फिर जो मूल्य चाहो आप ले सकते। आप इंटरनेट में टटोलो जरूर घी क्या क्या भाव में बिक रहे। और आने वाले दिनों में आपको बता रहा हूं, अभी मुझे लगता है 2023 तक रुक जाऊंगा, ये 22 तो गया, एक साल और रुको। घी पर कम से कम 2 दर्जन औषधियां आपके सिलेबस में जुड़ने वाली है। 2 दर्जन घी के स्वरूप, जहां आपको घी की कीमत कम से कम 10,000 रुपए लीटर से अधिक मिलने वाला है। इस पर मैं लगा हुआ हूं। गोबर में कुछ औषधियां हमने तैयार की थी, अब घी पर लगाओ तो थोड़ा रुको। आयुर्वेद में गव्यों में सबसे ज्यादा यदि एप्लीकेशन है तो घृत का एप्लीकेशन है। अभी उन्हीं पन्नों को मैंने खोला है कि अब हमारे गविशिद्धों के पास पर्याप्त मात्रा में घी है। यदि घी का चिकित्सा शास्त्र में बृहद एप्लीकेशन अगर हम शुरू कर देते हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। जितने भी 12 ऑर्गन्स आप पढ़ते हो, हर ऑर्गन्स के लिए अलग अलग क्वालिटी का घी आप बनाओगे। अभी 1.5 साल और 2023 के महासम्मेलन तक इसको जो है सिलेबस में जोड़ने पर मैं काम कर रहा हूं। तो आप घी बनाने की अपनी क्षमता को बढ़ाइए। आप जितना बेच सकते हो बेच लो, जो बच गया उसको पुराना होने के लिए छोड़ दो। 20 साल को लाख रुपए लीटर से ऊपर का भाव मिलने वाला है। और तुरंत पैसा चाहिए तो सिलेबस में 2023 में जब जुड़ेगा तब आप इस पे काम शुरू कर देना। हार्ट के लिए अलग तरह का घी, गुर्दे के लिए अलग तरह का घी, लिवर के लिए अलग तरह का घी। ये सारे 12 ऑर्गन्स पर, जैसे लेगियम हमने लॉन्च किया 3 साल पहले, 3 कैटेगरी में बांटा, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, और उसके लिए 3 लेगियम तैयार किए। उसमें घी का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। लेकिन अब जो हमारी सोच बन रही है कि संपूर्ण घी आधारित औषधि होनी चाहिए, तो उसमें जितना भी घी आप बना लोगे सारा घी खप जाने वाला है और बहुत ऊंचे दाम में खपने वाला है। इसलिए आप घी के उत्पादन को बढ़ाना शुरू कर दो। आप जब तक विभिन्न प्रकार के घी का विज्ञान नहीं आता है तब तक आप अपने घी के उत्पादन को पुराना करने के लिए आप रखते जाओ। और यदि है आपके पास पुराना तो आप अच्छा खाद में उसका एप्लीकेशन कीजिए। आपको पढ़ाया है, सिखाया, अच्छा खाद पूरी तरह से ठीक होता है।
एक पक्षाघात को ठीक करने के लिए अधिक से अधिक आपको 50 से 100 ml घी की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। तो एक पक्षाघात को ठीक करने के लिए अगर 100 ml घी की जरूरत पड़ती है तो 100 ml घी का कीमत आप जोड़ लो कितना होता है। तो ये सारा कुछ होने वाला है, आप इस दिशा में काम करें और इसको मैं यहीं पर पूरा करता हूँ। अब वो आपने अभी जो हम लोग भोजन के बाद जो सत्र करने वाले थे, जो किसी को कोई समस्या थी, तो अभी हम लोग लगता बात कर ले, तो इसके बाद भोजन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी समय ज़्यादा है।